हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑन टू एमएस एडुस्फेयर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक का रेलेवेंस कैसा है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बाय द वे आपको कभी कोई डिजीज होती है, जो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो उस केस में अगर आपको ब्लड लेने की जरूरत पड़ जाए किसी से, फ्रॉम अ डोनर, उस केस में आप किन से ले सकते हो ब्लड, किन से नहीं ले सकते हो, इस सेशन के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट को प्रपोज किया था। लैंडस्टीनर ने इनके बारे में बताया था अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप। उन्होंने बोला 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, इन चारों को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है वो हम अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जो मैं समझा रही हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास 4 भाई साहब है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब ए पर्सन मतलब ए समझ जाइए कि ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसे हम ए बोल रहे हैं, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसे हम बी बोल रहे हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे हम सी बोल रहे हैं, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसे हम डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एनोटेशन भी वैसे ही लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ए बी वाला पर्सन है और ये ओ वाला पर्सन है। ठीक है, चारों हमने लिख दिया। अब हम पहले बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स। 2 चीज है, ठीक है, एक तो रेड ब्लड सेल होंगे, दूसरा क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ प्ले करता है। ठीक है, ये है आपका ब्लड प्लाज्मा। दोनों में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जिसके बेसिस पे ये डिवीजन होती है चारों ग्रुप की। ठीक है, तो हम समझते हैं। पहले हम बोलते हैं ए भाई साहब के बारे में। इनके पास एक प्रोटीन है जिसे क्या बोलते हैं, इनके पास है ए एंटीजन। ही इज हैविंग व्हाट, ए एंटीजन। बी वाले के पास क्या है, बी वाले के पास एक दूसरा एंटीजन है जिसे हम क्या बोलेंगे, इनके पास क्या है, इनके पास है बी एंटीजन। ए बी, जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है ए एंड बी, तो उनके पास क्या होगा भाई, उनके पास होगा एक ए एंटीजन एंड दूसरा क्या होगा, बी एंटीजन। दैट मीन्स इनके पास ए प्लस बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। एंड एज पर सजेस्टिंग ऑफ ओ, कुछ भी नहीं, जीरो, खाली हाथ, गरीब है बेचारा। ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो नो एंटीजन। अब हम आते हैं प्लाज्मा को देखते हैं। पैरेलली चलेंगे, सीक्वेंस पे चलेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। चलिए, इनके पास क्या है, ए एंटीजन वाले के पास क्या है, इनके पास है बी एंटीबॉडी। कहाँ है, इनके प्लाज्मा में। ठीक है, कहाँ है, इनके प्लाज्मा में। दिस वॉज वॉट, आरबीसीज। ठीक है, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है। बी ब्लड ग्रुप वाले का हम देखते हैं क्या है उनके पास, उनके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है। उनके प्लाज्मा में क्या है, उनके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी है। ओके, अब ए बी में हम देखते हैं, ए बी वालों के पास क्या है, ए बी वालों के पास कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अभी हम बिल्कुल मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। और ओ वालों के पास ए प्लस बी एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, दिस इज फैक्चुअल, ये होते हैं। अब क्यों होते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए एंटीजन है, समझिए कि आपके पास आपका घर है। ठीक है, समझिए अगर आपके जैसा बिल्कुल सिमिलर कोई इंसान आए, वो भी हाथ में तलवार लेके, तो आपको पता है कि वो आप मारे जा सकते हैं। ठीक है, आपको वो मार सकता है। तो वो जो मार सकता है आपको, ठीक है, अगर वो ह्यूमन बीइंग रहा सेम आपकी टाइप का, तो आपको मार सकता है। तो वो है आपका ए एंटीबॉडी। अगर ए एंटीजन के पास ए एंटीबॉडी पहुंच जाता है, उस केस में चांस हाई है 100% वो उसको मार देगा। ठीक है, बट मान लीजिए आपके सामने एक चींटी आ जाता है, तो क्या आपको डर लगेगा? डेफिनेटली नहीं लगेगा। हमें क्यों डर लगेगा भाई, है ना। तो उस केस में ये जो चींटी है वो ए एंटीजन के लिए हमारा बी एंटीबॉडी है। ठीक है, क्योंकि वो उसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसके कैलिबर का ही नहीं है। ओके, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तभी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा और ब्लड आरबीसीज में कुछ ऐसा कंपैटिबिलिटी होगा। अगर ए एंटीजन हुआ तो बी एंटीबॉडी ही सर्वाइव कर सकता है। ओके, अदरवाइज क्या होगा, अगर ए एंटीबॉडी आ गया तो वो ए एंटीजन को खत्म कर देगा, पूरा खा जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा और एनेमिक होके पर्सन डेथ, मर जाएगा पर्सन। ठीक है,
बी के पास सिमिलर उसी वही पैरामीटर है, बी भी मान लीजिए आप सामने वाला बी चींटी है, ठीक है, तो चींटी ने क्या सोचा भाई कि चींटी को तब तक डर नहीं लगेगा जब तक सामने से चींटी को चींटी मार सकता है, उसका पूरा डर है, राइट। अगर उससे कोई छोटा ऑर्गेनिज्म आ जाए तो क्या वो डरेगा? ठीक है, वो नहीं डरेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप ले लीजिए, क्या वो डरेगा? नहीं डरेगा, ठीक है। सो उसी तरह उसके लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ए एंटीबॉडी है, जो उससे छोटा है, उसको उससे डर नहीं लगेगा। बट अगर बी एंटीजन के पास अगेन बी एंटीबॉडी आ जाता तो क्या होता? क्लम्पिंग होती एंड डेथ हो जाती पर्सन की, ठीक है। ए बी का हम देखते हैं, ए बी के पास तो भाई दोनों एंटीजन हैं। अगर ए या बी कुछ भी एंटीबॉडी अगर रहा तो क्या होगा? प्लाज्मा में पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो सर्टेन जो एंटीजन है वो खत्म कर देगा पूरा। सो आरबीसी का लॉस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ओ का देखें, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो इजीली पर्सन के पास प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होता है एंड वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है। क्लम्पिंग आपने समझ लिया। क्लम्पिंग का मतलब है कि अगर किसी ने किसी को ब्लड दिया और उसके बाद उसके एंटीबॉडी ने जिसका बॉडी ऑलरेडी है, उसके ब्लड प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी है, लेकिन सामने वाले ने जो डोनेट किया उसको अगर सिमिलर मिल गया तो वो तुरंत खा जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी अटैक करता है किसी भी फॉरेन मटेरियल को, ठीक है, इफ इट इज नॉट सिमिलर टू योर बॉडी, राइट। तो वही होगा यहाँ पे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में हमें क्या देखना है कि एंटीजन चेक करना है, राइट। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तो ऑलरेडी है, आपको एंटीजन चेक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब बताइए कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो है उसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? उसको ब्लड कौन दे सकता है? उसको ब्लड दे सकता है कौन? जिसके पास एंटीजन क्या हो? जिसके पास एंटीजन ए बी एंटीजन ना हो। क्यों? क्योंकि बी एंटीजन अगर रहा तो उसका बी एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है ऑलरेडी बॉडी में वो क्या करेगा? खा जाएगा, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। इसीलिए बी ब्लड ग्रुप कभी भी ए को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास क्या है? बी एंटीजन। अब सोचिए, क्या ए और बी, ए बी क्या डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास भी बी एंटीजन है, राइट। तो ए को कौन ब्लड दे सकता है? ए को ब्लड दे सकता है ओ, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास तो एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ए को और कौन ब्लड दे सकता है? ए को खुद ए ही ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए को खुद ए ब्लड दे सकता है क्योंकि ए एंटीजन है उसके पास, राइट। सो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है। प्लस बी का हम बात करते हैं अब। सिमिलर केस, बी को क्या ए दे सकता है ब्लड? नो, नेवर, ठीक है, क्योंकि सिमिलर केस है, इनके पास क्या है? ए एंटीजन और बी के पास है ए एंटीबॉडी, ओके। नाउ कम्स ए बी। ए बी क्या दे सकता है? अगेन सेम केस, नहीं दे सकता। व्हाई? बिकॉज इसके पास भी ए एंटीजन होते हैं। किसके पास? ए बी के पास भी ए एंटीजन होते हैं और बी के पास तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ए एंटीबॉडी, जैसे ही कुछ आएगा वो खत्म कर देगा, ठीक है। सेम केस, क्या ओ दे सकता है? डेफिनेटली ओ दे सकता है। तो आप देख रहे हो अभी तक सबसे ज्यादा दानवीर कौन है भाई? ओ है। ओ के पास एंटीजन नहीं होने की वजह से वो सबको डोनेट कर रहा है, ठीक है। दो को तो कर दिया। थर्ड वाला देखते हैं, ए बी। ए बी किसी को दे पाया था? नहीं, ए को भी नहीं दे पाया, बी को भी नहीं दे पाया, ठीक है। क्या वो ओ को दे सकता है? ए बी क्या ओ को दे सकता है? अब खुद सोचिए, एक बी के पास क्या है? ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। ओ के पास क्या है? ओ के पास क्या एंटीबॉडी है? दो एंटीबॉडी है। ए भी है, बी भी है। वो तो और जोरों शोरों से अटैक करके सब खत्म कर देगा, राइट। तो ये तो कभी नहीं हो सकता। क्या ओ दे सकता है ए बी को? चलिए देखते हैं। ओ के पास क्या एंटीजन है? यस है, नो, ओ के पास एंटीजन नहीं है, राइट। सो ओ के पास एंटीजन नहीं होने की वजह से कितने भी एंटीबॉडी प्रेजेंट हुए या ना हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इजीली डोनेट कर सकता है। एंड वैसे भी ए बी के पास तो एंटीबॉडी होते ही नहीं है, तो कोई खतरा ही नहीं है, इजीली ओ डोनेट करेगा। इसका मतलब सबसे धर्मात्मा महात्मा पुरुष कौन हुआ? ओ। ओ को हम इस वजह से क्या बोलते हैं? ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अब आपको समझ में आया यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डोनेट कर सकते हैं ब्लड बिना किसी इशू के। ए बी को क्या समझ में आ रहा है आपको? ए बी किन से ब्लड ले सकता है? ए बी ए से भी ले सकता है। चलिए अब ए बी का देखते हैं। ए बी बिल्कुल वो है जो होता है ना, गरीबों से लेता है पैसा, सब नोच नोच के खा जाता है, ये कुछ ऐसे जल्लाद से अमीर होते हैं वो लोग। तो ए बी क्या है? वही है। ए बी हर किसी से ले सकता है, ए बी का मस्त मौज है। ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से तो लेगा ही क्योंकि वो तो दे ही सकता है, ठीक है, वो तो सबको दे सकता है। सो उससे क्या पता चलता है? इसीलिए हम ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट।
है, ये यूनिवर्सल रिसिपेंट होते हैं, ठीक है। सो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों बोलते हैं, अब आप समझ में, सारे हमने समझ गया। आप प्रॉपर से चार्ट वार्ट फिर से देख लीजिए, ए बी ओ का पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये जो ग्राफ है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मान लीजिए जीनोटिपिक जो होता है, मान लीजिए ये जो हमने पढ़ा, ये पूरा कंसेप्ट था किसका, मैं बता देती हूँ कौन कौन सा टॉपिक रिलेटेड है। कोडोमिनेंस। क्यों कोडोमिनेंस? क्योंकि आपने देखा कि ए बी जो थे, ए बी के पास ए भी था बी भी था और इक्वल प्रॉपर्टी शो कर रहा था, राइट। कोई ऐसा नहीं कि एक ज्यादा एक कम, एक के प्रेजेंस में दूसरा नहीं दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इनके पास आई ए एंड आई बी दोनों है एंड इक्वली एक्सप्रेसिव है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोडोमिनेंस। उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म। पहला तो कोडोमिनेंस, दूसरा क्या है भाई, मल्टीपल एलिलिज्म। क्यों? मल्टीपल एलिलिज्म ही वो कंसेप्ट है जिसके अंदर आप जेनेटिक्स में एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हो, ठीक है। एंड मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब है एक जीन, जिसको हम आई जीन बोलते हैं, आई जीन के पास मल्टीपल एलील्स हो जाते हैं विद ड्यू टाइम बिकॉज ऑफ म्यूटेशन अगेन, ठीक है। कुछ भी ऐसे गड़बड़ होता है तो म्यूटेशन का ही कारण होता है। सो ये इसको स्टडी कहाँ किया गया था? ऑब्वियसली पॉपुलेशन में, क्योंकि एक इंसान के पास ऑब्वियसली दो ही एलील हो सकते हैं, ये बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं होगा। एक पर्सन के पास दो ही एलील हो सकते हैं, तो कितने सारे एलील है एक जीन के लिए वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब हम पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आई है, अब आई भी क्या क्या बन सकता है, एक आई ए बन सकता है, एक आई बी बन सकता है, एक आई ओ बन सकता है। यही तीन एलील है आई जीन के। सो ये क्या है, ये तीनों देयर आर एलील्स। जीन कौन से है? आई इज द जीन, ठीक है। तो जब हमें पता करना होता है कि कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, मतलब कितना कॉम्बिनेशंस बन सकता है एलील्स का, ठीक है। सो तब हम क्या बोलते हैं, उसमें एक फॉर्मूला है जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने के लिए। सो जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज n will do this n plus 2/2, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 का अगर हम देखेंगे तो 3 होता है हमारा 1 होगा या, ठीक है। तो 3 होता है 3 + 1/2, मतलब कि हमारे को क्या करना है, ऐड करना है एक और फिर उसको मल्टीप्लाई करके सेम n से डिवाइड कर देना है 2 से। 3 एलील्स ऊपर है तो चलिए करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए कितना है, ह्यूमन एलील्स के लिए। ह्यूमन एलील्स में ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमारे को मिलता है 3 × 4/2 दैट इज 6। तो मतलब कि 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल है ह्यूमंस के केस में, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको ड्रोसोफिला के केस में कितना होता है, जस्ट गिविंग द नंबर, ठीक है। सो इन केस ऑफ ड्रोसोफिला जो नंबर है ऑफ व्हाट, n का जो नंबर है, कितने एलील्स होते हैं, दैट इज 15 इज द नंबर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उनके पास कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल होंगे। ये मेलानोगैस्टर बहुत, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिंकेज, बिकॉज लिंकेज का जब डिस्कवरी हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तब उस समय वो वही उसी ऑर्गेनिज्म को लेके ये सारा स्टडी किया गया था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन एनसीईआरटी, ठीक है। वो हम लिंकेज के टॉपिक पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है RH एंटीजन का। RH एंटीजन क्या है भाई? RH एंटीजन का मतलब है एक ऐसा यूनिक एंटीजन हमें मिला, ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी के ब्लड सरफेस पे प्रेजेंट होता था। दिस इज ऑल्सो एन एंटीजन, ठीक है। ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव जो आप देखते हो ना, दैट इज बिकॉज ऑफ RH प्रेजेंस, ठीक है। सो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन रिसस मंकी, सबसे पहले वो हुआ था R कैपिटल एंड H से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट यू कैन सी 80% ऑफ ह्यूमंस अराउंड द वर्ल्ड, आपको जो दिख रहा है वो RH पॉजिटिव होते हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है, मैं हूँ वैसे, ठीक है। सो आप भी अपने ब्लड ग्रुप जरूर चेक करिएगा, आर यू RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। सो नेक्स्ट वन इज RH का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इससे भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? तो डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो RH पॉजिटिव या नेगेटिव पैरामीटर को कंसिडरेशन में लेकर एक चीज देखा गया है कि ऐसा भी हो सकता है, इफ यू डू नॉट टेक दैट इन माइंड, ठीक है। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस व्हाट इट इज, RH इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है जब RH नेगेटिव मदर हो और RH पॉजिटिव फीटस हो, मतलब कि RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव कौन है, फीटस, मतलब बच्चा। ये दोनों कनेक्टेड किस चीज से होता है, प्लेसेंटा, राइट।
सो दिस इज प्लेसेंटा, ये कनेक्टेड है। अब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। मदर तो RH नेगेटिव थी शुरू से ही, एंड जो बच्चा हुआ वो पॉजिटिव है, ठीक है, जो बच्चा हुआ दैट इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ फादर मस्ट बी हैविंग इट, एंड RH जो है दिस वन जीन इज डोमिनेंट जीन, मतलब कि अगर एक भी रिसेसिव रहा तो भी ये, अगर एक डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट ही ट्रेड शो करेगा। सो फादर इनके क्या होंगे, वो डोमिनेंट होंगे, डेफिनेटली RH पॉजिटिव होंगे, तभी हुआ ऐसा। ओके, सो मदर फीटस के बीच में जब तक प्लेसेंटा है तब तक कोई इशू नहीं, बट जब प्लेसेंटा, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी में प्लेसेंटा ब्रेक होता है, उसमें थोड़ा बहुत चांसेस क्या होता है कि ये एंटीजन एंटर करते हैं मदर बॉडी में, RH एंटीजन्स, ठीक है। तो जब RH एंटीजन मदर को मिलता है, RH एंटीजन मदर को मिलता है, तो मदर का जो ब्लड है वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देता है कि इनके बॉडी में, मदर की बॉडी में क्या बन जाते हैं, मदर की बॉडी में बन जाता है RH एंटीबॉडी, ठीक है, इनके बॉडी में RH एंटीबॉडी बन गया अगेंस्ट RH एंटीजन दैट हैज एंटर्ड फ्रॉम फीटस टू मदर, ठीक है। नाउ अगर मदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है एंड इफ दिस टाइम द प्लेसेंटल कनेक्शन बिटवीन द फीटस, द सेकेंड बेबी, ठीक है, वो भी अगर RH पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल, उस केस में क्या होगा, जो कि होगा, सो उस केस में क्या होगा, दिस टाइम अगर, क्योंकि प्लेसेंटा से मदर टू एंटीबॉडीज का ट्रांसफर होता है, दिस यू नो राइट, एंटीबॉडीज जाते इधर उधर। सो इस केस में मदर के पास क्या बन गया था, RH एंटीबॉडी, ठीक है। अब होगा युद्ध, RH एंटीबॉडी एंटर कर जाएगा RH पॉजिटिव बेबी के अंदर, जिसके अंदर क्या है, RH एंटीजेंस है। मैंने क्या बोला था, जब युद्ध होगा तो कौन जीतेगा, एंटीबॉडी, तो वो बहुत ही बुरा होगा एंड ये सब डिस्ट्रॉय कर देगा एंटीजेंस को, जिससे क्या होगा, बच्चे के RBC डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एनीमिया होगा एंड बच्चे की डेथ, दी एंड, बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, ठीक है। ये इसलिए डॉक्टर्स बहुत केयरफुल भी रहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर्स विच RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप मस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है, फ्रॉम विद द सेकेंड बेबी स्पेशली। इसीलिए कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी दिए जाते हैं, दैट इज एंटी-D दी जाती है, ठीक है, एंड कुछ एंटी रोगम एंड ऑल दी जाती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंटी-D। आप एक स्टैंडर्ड एग्जांपल याद कर सकते हो, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस कंसेप्ट बिकॉज एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं एक तो मैंने पुटअप किया है, बट मेजर न्यूमेरिकल्स में कहाँ डिस्कस करूंगी, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द न्यूमेरिकल सीरीज विच आई विल लॉन्च वेरी सून, ठीक है। वहां पे आप जाके हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो भी आ सकते हैं उससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। अपॉन इवेल्युएटिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ रोहन एंड प्रिया, टू कैरेक्टर्स रोहन एंड प्रिया, द डॉक्टर एडवाइज देम टू लिमिट देयर फैमिली टू अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चा। गिवन दिस रिकमेंडेशन व्हाट माइट बी देयर रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, इनको एक बच्चा करने के लिए बोला गया, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है जैसा बोला जा सकता है। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, RH के बारे में। सेकेंड बेबी के होने के टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, किसको हो सकती है, जिसकी माँ RH नेगेटिव हो फॉर श्योर, और जिसका बच्चा डेफिनेटली RH पॉजिटिव होगा, तभी तो खतरा हो सकता है। तो बच्चा अगर RH पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, 100% RH पॉजिटिव कौन था, फादर वॉज RH पॉजिटिव एंड मदर वॉज व्हाट, RH नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए एक बच्चा के लिए बोला, ऐसे जनरली होता नहीं, जनरली डॉक्टर्स दे देते हैं वो एंटी-D, बट स्टिल। तो रोहन वुड बी RH पॉजिटिव and Priya would be RH negative. That means option B is correct. ठीक है, तो solution देख लेते हैं। Fine. Now coming to next question. During a genetic consultation, it is discovered that Amit blood group A negative. Always whenever you solve a question, make sure to write it. ठीक है, so हमारे पास क्या है, अमित का blood group क्या है, A negative, ठीक है, and his wife सानिया blood type is B positive. सानिया का क्या है, B positive, ठीक है। सो टू टेक्निकल टर्म्स हमें मिल गए। नाउ आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ये दोनों बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है। गिवन द ब्लड टाइप्स एंड कंसिडरिंग बोथ पेरेंट्स पोटेंशियल जीनोटाइप्स, व्हाट आर द पॉसिबल ABO एंड RH ब्लड टाइप्स दैट ऑफ देयर चाइल्ड एंड व्हाट रिस्क फैक्टर शुड बी मॉनिटर्ड। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है भाई, B पॉजिटिव सानिया है, ठीक है, एंड अमित A नेगेटिव है, ठीक है। तो अब अगर माँ ही B पॉजिटिव है, तो पहली बात तो RH वाला कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज माँ अगर RH नेगेटिव होती तब प्रॉब्लम होता। यहाँ पे B पॉजिटिव मतलब RH पॉजिटिव है माँ, ओके। सो मदर इज RH पॉजिटिव। नाउ कॉम्बिनेशंस देखते हैं। अमित का
एलिनिक कॉम्बिनेशन जीनोटाइप हो सकता है, व्हाट इट कैन बी, वी आर राइटिंग द प्रोबेबिलिटीज. ओके, सो अमित कैन बी IA-IO और ही कैन बी IA-IA. यही तो पॉसिबिलिटी है ए होने का. ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम देखते हैं किसका, सानिया का. सानिया का पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन बी IB-IO और शी कैन बी IB-IB. ये दोनों पॉसिबिलिटी है. ठीक है, सो बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब RH पॉजिटिव ये है एंड RH नेगेटिव अमित है. ओके, अब इनके बच्चों की कंपैटिबिलिटी हमें चेक करनी है. चलिए देखते हैं फिर क्या क्या बन सकता है. जब ए और बी है तो बच्चा जो इनका होगा वो क्या हो सकता है, अगर सानिया और अमित के एक एक बने मिले तो IA-IB बन सकता है, और द चाइल्ड कैन बी IA-IO और IA-IB-IO. कैसे, IA-IO तब होगा जब मदर से बी आ जाएगा एंड फादर से ओ आ जाएगा. ठीक है, एंड IB-IO तब होगा जब आपके मदर से आ जाएगा, सॉरी फादर से आई आ जाएगा तो ए ब्लड ग्रुप के हो जाएंगे बच्चे, और ओ आ जाएगा मदर से. एंड अगर मदर से बी आता है एंड फादर से ओ आता है उस केस में क्या हो जाएगा, द बेबी कैन बी डेफिनेटली बी पॉजिटिव. ठीक है, बी पॉजिटिव नेगेटिव बिकॉज RH तो आ गया, फैक्टर है. ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, डोमिनेंट रहता है वो. नाउ वी हैव टू सी पॉसिबल ABO ब्लड ग्रुप्स क्या हो सकता है. हमें को मिल गया AB हो सकता है बच्चा, A हो सकता है, B हो सकता है, ये श्योर है हम लोग. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज पहले देखते हैं पॉसिबल ABO टाइप्स क्या हो सकता है. AB. तो फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है AB नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है, अब देखते हैं बाकी में से. RH compatibility is unlikely. Monitor for RH incompatibility. RH incompatibility monitoring required. क्या required है हमारे को, RH incompatibility नहीं required है. ठीक है, so is unlikely. तो इसका मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है हमारे पास, मॉनिटर फॉर RH incompatibility हम नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मदर ही क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, सो समस्या खत्म. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गो फॉर डायरेक्टली द बी ऑप्शन. क्यों, क्योंकि वी नो कि मदर के पास क्या है, RH पॉजिटिव है, तो बच्चा को कोई खतरा नहीं है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी चेक फॉर RH इनकम्पैटिबिलिटी. मैंने 2 बेस्ट न्यूमेरिकल्स करा दी जिससे आपको लाइक कंसेप्ट का बिल्कुल जिस्ट हो गया होगा. ठीक है, सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड वेल टू यू. प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस. सिर्फ नॉट ओनली दिस, बिकॉज एलएलई कॉम्बिनेशन से भी बहुत आता है कि अगर मदर बी है, फादर AB है, तो बच्चा क्या हो सकता है. अभी मैंने पुनेट्स को नहीं ड्रॉ किया बिकॉज आई विल डिस्कस ऑल दोज कंसेप्ट इन लाइक डायरेक्टली इन द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, सो आप इसको रेफर कर सकते हो फॉर दिस कंसेप्ट क्लैरिटी. कोई भी अगर आपको डाउट हुआ हो आज के पूरे सेशन से, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स. ऊपर से आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, इट इज गुड फॉर यू. वहाँ पे वी विल प्रोवाइड ऑल दीज PPTs एंड यू कैन टेक इट एज योर रेफरेंस. ओके, सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन मेल मी फॉर एनी प्रोफेशनल क्वेरी. ठीक है, नाउ for next sessions what we will do is we will discuss more about the paper analysis thing as well as small topics I will take up from genetics और कोई भी important chapter जो आपका 11-12 से है. ठीक है, इस सेशन में अगर कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा. Remaining we will discuss in next class. So let us meet in next class. Till then, bye bye. Keep preparing, keep revising from NCERT. Thank you so much.